मशहूर मारूफ हो गए और 70 बरस की इस तारीख में हिंदुस्तान की सियासत के इख्तिदार पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरानी की, तो फिर उसके बाद दूसरे कई पार्टियां भी आईं और इस 70 बरस की तारीख में जब जब भी हमें आवाज दी गई, हमने हर एक का साथ दिया इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग हमारे साथ के साथ इंसाफ करेंगे, हमको हमारा हक देंगे, हमारी गुर्बत को खत्म करेंगे, हमारी मुसीबत का खात्मा करेंगे, हमारी आबादियों व बस्तियों की हिफाजत करेंगे, हमारी इज्जत और इस्मत व आबरू की हिफाजत करेंगे, हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, हमारे बस्तियों की हालात को बेहतर करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे दस्तयाब कराएंगे या हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने बनाएंगे। लेकिन आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे या छुपाए हुए नहीं हैं। आपके हालात आपके सामने हैं। आपकी तरक्की हो या आपकी खुशहाली हो या आपकी बदहाली हो या आपके जिंदगी की नाकामियां हो, ये सब कुछ मुझसे बेहतर आपके सामने है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब नेहरू ने आवाज दी तो हमने नेहरू का साथ दिया। नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री ने आवाज दी तो हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया। इंदिरा के बाद राजीव गांधी का साथ दिया। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह का साथ दिया। इंदिरा कुमार गुजराल, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर या फिर देवे गौड़ा हो, उन सब का साथ दिया। फिर उसके बाद राजीव गांधी के मौत के बाद जब कांग्रेस फिर सामने आई तो हमने अपने हमदर्दी का एहसास जताते हुए गांधी खानदान का साथ दिया। तो नरसिम्हा राव के हाथ को भी मजबूत किया। लेकिन यही नरसिम्हा राव का हाथ था, इख्तिदार था, जो जिम्मेदार हुई बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए। उस कांग्रेस की नाराजगी के बावजूद, बाबरी मस्जिद के शहादत के गुस्से के बावजूद सोनिया गांधी जब घर से निकली और सियासत में आई तो हमने सोनिया गांधी का भी इस्तेकबाल किया और बाबरी मस्जिद के शहादत के गम व गुस्से को वो भुलाकर हमने फिर से कांग्रेस का साथ दिया और उनको इख्तिदार थमाया। और इख्तिदार न सिर्फ दिल्ली का दिया बल्कि महाराष्ट्र में भी मुसलसल 15 बरस इख्तिदार उनको देते रहे। लेकिन सवाल यह है कि 70 बरस की इस तारीख में चाहे कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी के दौर में बना वो कमीशन जिसका नाम गोपाल सिंह कमीशन था, चाहे वो मनमोहन सिंह के दौर में बना कमीशन सच्चर कमेटी हो या फिर रंगनाथ मिश्रा हो या फिर कुंडू कमेटी हो या महाराष्ट्र में बनाया गया महमूदुर रहमान कमेटी क्यों न हो, हर रिपोर्ट में यही बात कही गई और यही लिखा गया कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर जिंदगी के हर शोबे हयात में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, कमीशंस तो बनते रहे, रिपोर्ट्स तो आते रहे, लेकिन रिपोर्ट्स पे एक्शन टेकन क्या हुआ? अगर रिपोर्ट्स पे एक्शन लिया जाता, रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स पर अगर अमल होता तो क्या ये दिन हमको देखना पड़ता? ये एक सवाल है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आपके दरमियान में आई है तो मैं
अपने तकरीर के इब्तिदा में यह बात कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मजहब के नाम की सियासत नहीं करती, न ही मजहब के नाम पर वोट हासिल करने के लिए आई है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मजहब के नाम पर 70 बरस से हुई नाइंसाफी पर आवाज उठाने आई है। हम मजहब के नाम की सियासत नहीं, लेकिन मजहब के नाम पर जो हमको हमारे हक से महरूम रखा गया उस पर आवाज उठाने आई है। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उस पर आवाज उठाने आई है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इन मसाइल को उठाती है तो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये वोट काटने आए हैं, बीजेपी के एजेंट बनकर आए हैं और सेक्युलर वोट की तकसीम के लिए आए हैं। अरे सेक्युलरिज्म की बात करती रही है कांग्रेस एनसीपी, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोटों को हासिल करती रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 70 वर्ष के इस सेक्युलर लोगों की हुकूमत में हमको क्या मिला, हमने क्या खोया? आज ये सवाल हम करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तालीम के मैदान में सबसे पीछे अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। रोजगार के मैदान में देखते हैं तो सबसे पीछे अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। बस्तियों में, आबादियों में बुनियादी सहूलतों से महरूम अगर किसी की बस्तियां हैं तो वो मुसलमानों की बस्तियां हैं। हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। बस्तियों की हालात को देखकर, गंदगी को देखकर, खुले मोहरियों को देखकर, मासूम बच्चों को खेलता हुआ देखकर और वहां की जुबू हाली, वो खस्ता हाली और गंदगी को देखकर आसानी से ये जाना जा सकता है कि ये किसी और की बस्ती नहीं, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो ये नाइंसाफी क्यों? सेक्युलरिज्म की बात करते रहे। 70 वर्ष की आजादी की तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए हमारे बस्तियों को लूटा गया, हमारी आबादियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, हमारे आशियानों को जलाया, हमारे खेतों को उजाड़ा, हमारी इस्मत और आबरू को लुटाया। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 50,000 फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद नहीं किया गया? कभी भिवंडी जलता है तो कभी मुंबई जलता है, कभी आगरा जलता है तो कभी अजमेर जलता है, कभी फिरोजाबाद जलता है तो कभी मुरादाबाद जलता है, कभी रोड किला जलता है तो कभी हाशिमपुरा होता है, कभी मलियाबाद होता है तो कभी हैदराबाद में फिसाद होता है। अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा। और मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह अगर इस कंकर को जबान देगा तो कंकर गवाही देगी और शहादत देगी कि हाँ, मुझ पर मुसलमान का खून गिरा था। इतने फिसादात, इतनी तबाही और बर्बादी, फिर आज सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। क्यों? क्या हमारा खून नहीं? क्या हमारी बस्तियां नहीं? क्या हमारा सुहाग नहीं? क्या हमारी मां बहन की कोक नहीं? यही सवाल लेकर हम आए हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज आपके सामने आई है तो ये सेक्युलर कुव्वतें ये समझते थे कि यहां पे बीजेपी है एक तरफ और शिवसेना है, ये कहीं नहीं जाने वाले। हमारी मजबूरी थी कि हम इनको वोट देते रहे। सेना या बीजेपी को तो नहीं दे सकते ना, तो इनको मालूम था कि ये इनको नहीं देते तो किसको देंगे? हमको देंगे। लेकिन आज मजलिस आई है तो आज मजलिस
इन सेकुलर ताकतों से सवाल कर रही है और उनके पास हमारे सवालात का जवाब नहीं है। 15 वर्ष कांग्रेस एनसीपी का इख्तियार, कितनी लड़कियां ग्रेजुएट निकलती हैं बताइए मुझे। 100 लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं तो उसमें से 1.4% मुसलमान लड़कियां होती हैं। 100 लड़के ग्रेजुएट होते हैं तो महाराष्ट्र में 2.4% मुस्लिम लड़के ग्रेजुएट होते हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट का लेवल करीब 60% है। कस्टोडियल डेथ कांग्रेस एनसीपी के दौर में 334, जिसमें से 224 बच्चे मुस्लिम थे। 10 वर्ष कांग्रेस के दौर में 200 बेकसूर मुस्लिम बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया गया। 1998 से लेकर 1992 से लेकर 2008 तक आपको सुन के हैरत होगी कि 1192 कम्युनल राइट्स हुए महाराष्ट्र में। आपसे यह भी बताऊं कि आज इन फिसादात के जरिए आज आप बताइए आईएएस कितने मुसलमान, आईपीएस कितने मुसलमान, आईएफएस आईआरएस कितने मुसलमान, कितनों के पास राशन कार्ड है। मुंबई की पर कैपिटा इनकम 15,000 है तो दिंदोशी के रहने वाले मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम 3,500 है। तो गोवंडी के रहने वाले मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम 1,000 रुपये है, उससे कम है। अरे आप बताइए, आज हम ये सवालात लेकर आए हैं तो इनको बुरा दिखता है। औकाफी जायदादें 94,000 एकड़ की औकाफी जायदादें थी मुसलमानों की, जो वक्फ की गई थी मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए, मुस्लिम बेवाओं के लिए, मुस्लिम यतीमों के लिए, मुस्लिम गुरबा के लिए, मुस्लिम तालीम के लिए। क्या वो जमीनात बाकी रही? कहां गई वो जमीनात? यही कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने बेच खाया उन जमीनों को। अंबानी ने अपना महल खड़ा कर दिया तो किसकी जमीन पर? क्या अंबानी के बाप की जागीर थी जहां पे अंबानी का घर खड़ा है? नहीं, वो हमारे अल्लाह की अमानत थी। आज यही सवालात लेकर हम आए हैं तो इनको हम बुरे दिखते हैं। अरे हम अपना हक तलब करने आए हैं। हम भिखारी की तरह कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। दस्तूर ने हमको बराबर का हक दिया है। जितना हक नरेंद्र मोदी का इस मुल्क पे, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क पे है। जितना हक इस मुल्क पर एक माथे पर तिलक लगाने वाले का है, उतना ही हक इस मुल्क पर सर पे टोपी पहनने और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी हक है। यह मुल्क सिर्फ एक मजहब के मानने वालों का नहीं है। यह मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है। ये मुल्क में कोई अव्वल दर्जे का शहरी या कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, लेकिन आदाद और शुमार रिपोर्ट बताते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी हो गया। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हर लम्हा, हर रोज हम मुसलमानों से हमारे वफादारी का सर्टिफिकेट तलब करते हैं, तो दूसरी तरफ वो है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमको डराते हैं, धमकाते हैं। तो आज आपको गौर करना होगा मेरे भाई कि आज हमारी हालात जार क्यों है।
किस वजह से है। अगर हमारी ये हालत के जिम्मेदार अगर कांग्रेस, एनसीपी या बीजेपी या सेना है, तो इस चीज को ना भूलो कि किसी कदर हम भी इस हालत के जिम्मेदार हैं। गैरों पे तनकीद करने से पहले हमको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा कि हमारी क्या कमजोरी थी, हमारी क्या खामी थी, हम कहां चूक गए जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी हमारी अगर कोई कमजोरी है तो वो हमारा इंतशार है। एक इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है, तीसरा इधर जाता है, चौथा उधर जाता है, पांचवां इधर, छठवां इधर, सातवां इधर, 10वां इधर, 12वां इधर, 15 इधर, सब इधर उधर के रास्ते पर अगर 25 के 25 मिल जाए और एक रास्ते पर चले तो खुदा की कसम कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। आज आप तालियां मारते हैं, नारे लगाते हैं, शुक्रिया, लेकिन मैं आपके तालियों का मोहताज नहीं हूं, आपके नारों का मोहताज नहीं हूं। आज मुसलमानों को तालियों की जरूरत नहीं है, नारों की जरूरत नहीं है, जज्बाती तकारीर की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों को इत्तेहाद की जरूरत है और अमल की जरूरत है। अमल होना होगा। हमारे सफों में इंतशार है तो हमारे पास एक और कमजोरी है। बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, अकायद के झगड़े हैं, मसलक के झगड़े हैं, मकतब के झगड़े हैं। देवबंदी है तो कोई बरेलवी है। अरे याद रखो, जब दुश्मन का जर्ब लगता है और जब दुश्मन का हमला होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बरेलवी है या देवबंदी है, यही देखता है कि ये किसका नाम लेवा है। खुदारा इस इख्तिलाफ को खत्म करो, इस झगड़े को खत्म करो। मैं अगर आज आया हूं तो वोटों की भीख मांगने नहीं आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी में कभी भी वोट की भीख या वोट की खैरात नहीं मांगा है, ना आज मांगेगा। अगर आया है तो ये इत्तेहाद का भिखारी बनकर आया हो, इत्तेहाद की खैरात मांगने आया हो। हाथ फैलाए ये अकबर ओवैसी अपने भाइयों बहनों के सामने भिखारी बनकर तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता है और कुछ नहीं। हम मुत्तहिद हो जाएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो याद रखो, इस मुल्क के मुक़द्दर के मालिक बन सकते हैं। आप बोलेंगे अकबर साहब हम कैसे मुक़द्दर के मालिक बनेंगे? अरे जाओ नौजवानों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाओ, जाकर देखो 2014 पार्लियामेंट के इंतखाबात में कितने वोट बीजेपी की? 31%। ये तो सुने पड़े होंगे ना, 31%। 31% वोट परसेंटेज को वोटों में तब्दील करो। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे बीजेपी कितने वोट ली, कांग्रेस कितने वोट ली, नंबर ऑफ वोट, तो आपको दिखाई देगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी 17 करोड़ वोट लिए, बीजेपी 17 करोड़ वोट ली। 17 करोड़ वोट लेकर गुजरात को जलाने वाले मासूम गरीब हिंदुस्तानियों की इज्जतों किस्मतों को लुटता हुआ तमाशाई बनकर देखने वाले एहसान जाफरी को जिंदा जलता हुआ देखने वाले, नरोड़ा पाटिया में हमारे कत्ल होता हुआ तमाशाई बनकर देखने वाले
उस वक्त का चीफ मिनिस्टर वजीर आजम हिंदुस्तान बन जाता है। 17 करोड़। मैं यहां खड़े मेरे भाइयों से पूछूंगा, हम इस मुल्क में कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलो। कितने? 25। वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम हो सकता है और हम इतने करोड़ लेकर क्या अपनी आवाज को नहीं बुझा सकते? गौर करो मेरी बात पर। हम इतनी तादाद में हैं, लेकिन अफसोस महाराष्ट्र से एक भी हमारा रुकने पार्लियामेंट नहीं, कर्नाटक से नहीं, यूपी से नहीं। हमारी क्या आवाज है? अरे गौर करो, अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे ना, बेशक दिल्ली का तख्त हमारा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो दिल्ली के तख्त पर कोई भी नहीं बैठ सकता जब तक हम उसकी इजाजत न दें। हमारे मर्जी के बगैर कोई दिल्ली के तख्त पे ना बैठ सकेगा, ना हुकूमत कर सकेगा, बशर्ते कि इत्तेहाद होनी चाहिए। और आज यही इत्तेहाद हमारे पास नहीं है। यही इत्तेहाद की कमी है। दियानतदार, ईमानदार, मुखलिस रहनुमाओं की कमी है। अरे आज इतना मजमा आया है मुझे सुनने के लिए, तो क्यों आया है? अरे इस मजमे में से एक भी आदमी उठकर कह दे कि किसी को हमने 1 पैसा दिया है यहां आने के लिए, तो मैं अपनी तकरीर को रोक कर चला जाऊंगा। क्या दिया हमने कुछ पैसा आपको? फिर ये क्या बात है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कैसा रिश्ता है? अरे ये मोहब्बत है, रिश्ता है तो हमारे आका के उम्मती होने का रिश्ता है। और हम यहां आए हैं, आप यहां मुझे सुनने आए हैं, तो क्यों आए हैं? इस वजह से आए हैं कि आप कांग्रेस से मायूस हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, जान चुके हैं कि ये इस्तेमाल करते हैं, और आप एक उम्मीद को लेकर, एक आस को लेकर हमारे पास आए हैं कि किसी ने नहीं दिया, कम से कम ये लोग तो करेंगे। हमको इस बात का एहसास है, मर जाएंगे, मिल जाएंगे, सूली पर लटक जाएंगे, लेकिन आपके इस उम्मीद को कभी मायूस होने नहीं देंगे। आपकी तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम भी नौजवान हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी या आगे भी होंगी, लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हमारे जज्बे में कोई खोट नहीं है। अरे हम आज एक जज्बे के साथ आए हैं कि हार और जीत तो छोड़ो, अरे ये मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि हां, हम भी हैं इस शहर में। ये मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि बहुत रह चुके इस झंडे, उस झंडे, वो झंडे, ये झंडे में, अब हम हमारे हरे झंडे के साथ रहेंगे। आज आपसे मैं यही कहूंगा कि खुदा ना हालात को समझिए। क्या हालात है मुंबई के, तो छोड़िए, अगर हम यहां देखते हैं तो दिंदोशी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्टडी की रिपोर्ट है कि 62.6% मुस्लिम फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। खर्जेजात बैंक से सिर्फ 6% मिलते मुसलमान। क्या आपको मिला? किसी को कर्ज मिला?
अंबानी को मिलता है, अदानी को मिलता है, जीवीके को मिलता है, जीएमआर को मिलता है, जिंदल को मिलता है, सबको मिलता है, कर्ज नहीं मिलता तो बस हम गरीब मुसलमानों को। आप बताइए, ग्रेजुएशन रेट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट, मैंने मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बताया, दिनदोशी में क्या है 1.40 ड्रॉप आउट। 100 बच्चे स्कूल को जाते हैं तो 86 बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं दिनदोशी में। पूरे महाराष्ट्र में 55% है तो दिनदोशी में ड्रॉप आउट 86% है। सिचुएशन और भी तबाह बर्बाद है कि 47% ऑफ फैमिलीज इन दिनदोशी, a family of 5 members, एक घर में 5 है, अगर तो वो 5 दिनदोशी में 47% लोग एक कमरे में 5 लोग जिंदगी गुजार। ये रिपोर्ट, क्या हमको घर नहीं, क्या हाउसिंग स्कीम में घर नहीं मिलना चाहिए? आप और करिए कि क्या हाल है। 30% दिनदोशी एरिया के मुसलमान, ये लोग मखरूस है, कर्ज में है, कोई बैंक के कर्ज में नहीं है, छोटे छोटे साहूकारों के पास, वहां से कर्ज लेकर 30% के कर्ज में मखरूस। दिनदोशी में, यहां पठानवाड़ी और संजय नगर में 30% मुसलमान ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। क्या सही है या गलत? इसमें बहुत से लोग होंगे जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। अरे आप बताइए, और एक बात कहूं तो लोग हैरत में आएंगे, ये प्रेस वाले अकबर ओवैसी की तकरीर में क्या गलती आती है, क्या गलत बोलते हैं, उसको पकड़ने को खड़े हैं, ढूंढने को खड़े हैं। अरे अकबर ओवैसी कोई चुगी का बच्चा नहीं है बाबा, कोई जाल फेंका और पकड़ लिया नहीं। अरे आप बताइए, ये लिखो ना प्रेस वालों, दिनदोशी में 87% ऑफ मुस्लिम्स के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ये मेरा फिगर नहीं है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिसर्च की रिपोर्ट है राशन कार्ड आपके पास? आप बताइए, ये बातों को लेकर हम आए हैं। अरे हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, लोग बोलेंगे कि मजलिस क्या चाहती है। हम वही चाहते हैं जो इस मुल्क में हिंदुओं को मिला, वही हक मुसलमानों को भी दो, हम यही चाहते हैं। आज बीजेपी, शिवसेना हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहती है, लेकिन मैं कहता हूं न हिंदू, न हिंदुत्व, न हिंदू राष्ट्र, बल्कि हमको रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, यही चाहते हैं। क्या गलत है? क्या हिंदुत्व से गुर्बत का खात्मा होगा? क्या हिंदुत्व से डिमोनेटाइजेशन की वजह से नुकसान जो हुआ वो अच्छा हो जाएगा? आज बीजेपी के पास क्या एजेंडा, क्या है एजेंडा बताइए? कुछ एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। कभी लव जहाज, कभी घर वापसी, कभी रामजादे, फुलाजादे। मुसलमानों के रगों में राम का खून, कभी ये कभी वो, शरीयत को खत्म करो, ट्रिपल तलाक, क्या है ये सब बताइए? आज मुल्क को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कोई और बेवकूफ नहीं बना रहा है, बल्कि कल जो चाय वाला था आज वजीर आजम बन गया, वो बेवकूफ बना रहा है। अब ये बोलेंगे कि चाय वाला बोले, तो मैंने कहा कल जो चाय वाला था जो आज वजीर आजम था,
गलत नहीं है ना? क्या बोले? 2014 में बोले 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोले, 1 लाख गर्दन आएगी तो 10 गर्दन देंगे। अरे बाबा मिस्टर मोदी, 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे बहादुर सिपाहियों की जाने ले रहा है और हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ से गले मिल रहा है, साड़ियां दे रहा है, उनके घर की शादी में शिरकत कर रहे हैं। वाह! फिर हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट कहते हैं बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ को बैन कर दिए। कितने करोड़ों की इंडस्ट्री रुक गई, लोग बेरोजगार हो गए। नहीं, इनको गौ माता से मोहब्बत है, हर एक को है। हम किसी मजहब पे तनकीद नहीं करें, ठीक है, आपका मजहब मुबारक हो, आपका अकीदा मुबारक, गौ माता है आपकी मुबारक, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा शिकवा, मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा यह है कि तुमने अखलाक को क्यों मारा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह गुनाह है कि अखलाक को इसलिए मारा कि उसके घर में बीफ था? क्या तुमने जायद मेहमान को इसलिए मारा क्या उनके पास बीफ निकला? हरियाणा में 2 बच्चियों का रेप किया और उनको मारा इस वास्ते कि वो बिरयानी जो बेचते थे उसमें बीफ था। तुमने दलितों को मारा, गोबर खिलाया, पीटा, मुसलमानों को गोबर खिलाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तुम हिंदुस्तान में बीफ नहीं खाना बोल रहे, महाराष्ट्र में नहीं खाना बोल रहे, लेकिन मिस्टर मोदी 24 लाख, सुनो प्रेस वालों, 24 लाख टन बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। हिंदुस्तानी महाराष्ट्रन बीफ नहीं खाएगा, मगर मिस्टर मोदी दुनिया को खिलाएंगे। गौ रक्षक, ओ गौ रक्षक खाओ, आरएसएस के गौ रक्षक हो, बजरंग दल के गौ रक्षक हो, विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षक हो, खाओ। हमको गोबर खिला रहे ना, ये 24 लाख टन जो बीफ जा रहा है, इसका गोबर भी तो खिलाओ ना आरएसएस वालों को, बजरंग दल को, मोदी को। आप बताइए, आज हम ये बातें कहते हैं, हमको किसी का डर खौफ नहीं है, मरना तो बड़ा है, मरेंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, सर उठाकर जिएंगे, सर झुका के नहीं जिएंगे। आज इल्जाम लगाते मजलिस क्या करी, अरे कुछ नहीं करी होंगी भाई, कम से कम बोल तो रही है ना, है कोई बोलने वाला? याकूब मेमन की फांसी पर किसने सबसे पहले बोला मेरे भाई? क्या हक है नहीं? अरे आज भी कहता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पुलिस एनआईए एनओसी देती है जमानत के लिए, मुंबई हाईकोर्ट में डालती है कि इनको जमानत दे दो, एनआईए को एतराज नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोटरसाइकिल थी जिससे धमाका हुआ मालेगांव में। मैं आज सवाल करता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए एनओसी जमानत दे सकते हैं, पुलिस कहती है, तो फिर रुबीना मेमन को जेल क्यों? रुबीना मेमन के नाम पे भी तो गाड़ी थी ना। इंसाफ का तराजू प्रज्ञा ठाकुर के हक में क्यों झुका हुआ है, ये मेरा सवाल है।
कोई जवाब है तो दो। गोधरा के कातिलों को फांसी की सजा, नरोड़ा पाटिया, गुलबर्ग सोसाइटी, सरदारपुरे के कातिलों को सजाए मौत नहीं होती, उम्र कैद। ये कौन सा इंसाफ का तकाजा है? अगर गोधरा के कातिलों को फांसी, तो एहसान जाफरी के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए। नरोड़ा पाटिया के कातिलों को भी फांसी होनी चाहिए। क्या गलत है मेरा मुतालबा? अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आए? हम तो जैसे थे वैसे हैं। एक क्या, इस जैसे 10 मोदी भी आ गए तो हम हिलने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है। मगर अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन गुजरात के वो जालिम 30 पुलिस वालों के अच्छे दिन आए। नरेंद्र अमीन के आए, वंजारा के आए, 30 पुलिस ऑफिसर जो गुजरात के कत्लेआम के जिम्मेदार थे, जो जेलों में थे। मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जेलों से छूट गए। सिर्फ जेलों से नहीं छूटे, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पे फिर से आ गए। क्या ये इंसाफ है? आप बताइए। और आज लोग कहते हैं मजलिस क्या करेगी? अरे भाई, किसी के कदम मनहूस होते हैं तो किसी के कदम बख्तावर अच्छे होते हैं। अकबर ओवैसी के कदम जब से महाराष्ट्र में पड़े, अपने घर से चप्पल उल्टे करके लाया था, उल्टी चप्पल यहां फेंक के गया। जब से आया हूं, ठाकरे और बीजेपी लड़ रहे हैं। ना? अरे यही बात ठाकरे ने कहा था, बाबरी मस्जिद को मैंने पैरों की ठोकर में गिराया है। और देखो अल्लाह का क्या इंसाफ है। पहले ठाकरे घर टूट गया, एक तरफ रात चला गया तो दूसरी तरफ उद्धव चला गया। बड़ा नाज था मुंबई पर, बड़ा नाज था अपनी गुंडागर्दी पर, अपनी ताकत पर। अब मुंबई में अगर शिवसेना की ताकत है, फडणवीस की ताकत है, तो ऐ शिवसेना, ऐ बीजेपी, तुम ये ना भूलो, हम हरे झंडे वालों की भी ताकत है मुंबई में। अब है। आज क्या है बताइए? 25 बरस से लूटते रहे, खाते रहे। बीएमसी में कितना खाए? 5000 करोड़ रुपया सिर्फ नालों को साफ करने में लगाए, और बोले कि साफ नहीं हुए, अभी 10,000 करोड़ की जरूरत है। कौन खाए? दोनों मिलके खाए। आज बोल रहे हैं एक्सटॉर्शनिस्ट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे कहां की एक्सटॉर्शनिस्ट, कह के डाकू, कहां की ट्रांसपेरेंसी? जब तक खाते रहे, मिलता रहा हिस्सा, तो दोस्त थे। जब हिस्सा नहीं मिला तो दुश्मन हो गए। अरे मेरे भाई, आज मैं कहूंगा कि बड़ा सुनहरी मौका है। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहने वाले ऐसे टूट के बिखर गए हैं। आज हम अपने इत्तेहाद के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं यहां पे कई लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि मजलिस क्या करेगी आने के बाद। मजलिस का भी एक 40 नुकाती प्रोग्राम है, कल अखबारात में आएगा। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुख्तसरन से यही कहूंगा, सबसे पहले मजलिस अगर कुछ करेगी तो औकाफी जायदादों को हासिल करने की कानूनी जिद्दोजहद करेगी। मजलिस दूसरा कोई काम करेगी तो गोवंडी से वो डंपिंग यार्ड को हटाने की कोशिश करेगी। मजलिस और उसके बाद कुछ करेगी तो ओल्ड मुंबई
डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मुतालबा करेगी ताकि ओल्ड मुंबई डेवलप हो सके। मजलिस दरखास्त करेगी, जिद्दोजहद करेगी कि जितने स्कूल उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम के हो जो बंद हो गए हैं, इनको दोबारा खोले और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स करें, प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाए। मजलिस आपके इस दिनदोशी में यहां पर कम्युनिटी हॉल बनाने की कोशिश करेगी, बीएमसी का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी का जो सबसे बड़ा मसला है इसको हल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ ओल्ड मुंबई, गोवंडी, ये जोगेश्वरी, ये दिनदोशी, ये एरिया, इन सब एरियाज में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की कोशिश करेगी। इन लोगों ने हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं दिया, पढ़ने को किताब नहीं दी, खानों पर बस्ता नहीं दिया, लेकिन हाथ में एमडी ड्रग दे दिया, व्हाइटनर दे दिया, खांसी की दवा दे दी। हम उस लानत से हमारे नौजवान नस्ल को आजाद कराएंगे। हम ये काम करेंगे। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि अगर इत्तेहाद होगा तो बहुत कुछ कर सकते। हैदराबाद में हमारा दवाखाना है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, एमसी है, आर्किटेक्चर है, बड़े बड़े 2 दवाखाने। आपके लीलावती हॉस्पिटल भी छोटा है हमारे दवाखाने के सामने, और वो दवाखाना किसी रईसों का नहीं, गरीबों का है। 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सीटी स्कैन, 800 रुपये में जजगी, 3000 के पैकेज में सिजेरियन, एंजियोप्लास्टी, 20,000 में एंजियोग्राम, 5,000 में हार्ट का सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, 65,000 में ब्रेन की सर्जरी, 70,000 में जनरल वार्ड गरीबों के लिए फ्री है हमारे दवाखानों में। क्या ऐसा काम यहां हुआ? क्या कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? खुदारा मेरे भाई, अकायद के झगड़ों से निकलो, एक हो जाओ। इस मजमे में बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है दौलत से। खुदारा मेरी अपील है कि अगर हम सब बराबर से ज़कात निकाल लेंगे ना, तो हमको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। ज़कात निकाल लो। मुझे वोट नहीं देते तो मुझे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अकबर ओवैसी को सुनने हजारों का मजमा है। मैं इस मजमे में से कहूंगा, रोजाना आप अपनी जिंदगी में किसी ना किसी शौक पर कुछ पैसा खर्चते हैं ना। किसी को चाय की आदत है, होगी किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को अच्छा खाने की आदत है, किसी को सिनेमा देखने की आदत होगी। बहरहाल हर एक को है। मैं सिर्फ यहां ठहरे मजमे से कहूंगा कि चाय पियो, जितनी पीना है पियो, जो जो अल्लाह जायज कहता है वो जायज काम जरूर करो, लेकिन जितना रोजाना आप चाय कितने में यहां पे 6 रुपये, 12 रुपये, तो बहुत लोग 12 की पीते हैं या 6 की पीते हैं? 6 की। और एक चाय तो नहीं पीते ना, 2 से 3 4 तो पीते ना। आप 4 चाय पीजिए 6 रुपये की, लेकिन उस 4 चाय के पैसों में से रोजाना 1 रुपया निकाल कर अपने मोहल्ले की मस्जिद में डाल दो। उस 1 रुपये से हम गरीब बच्ची की शादी कर सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। हम अपनी कुल्फत, अपनी गुर्बत, अपनी मुसीबत को किसी और से नहीं, अपने ही रोजाना के शौक के पैसे से खत्म कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, मुझे ये नारा पसंद नहीं। ना मैं शेर हूं, ना शेर आया है। अकबर ओवैसी
मुंबई में से, अपनी कौम, अपनी मिल्लत में से किसी नौजवानों को शेर बनाने आया है। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है ना। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है मालूम? करोगे नौजवानों? वादा है, करोगे ना? पंचवक्ता नमाजी बन जाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख लो, फिर देखो ये दुनिया तुमसे डरेगी और तुमको शेर कह के पुकारेगी। करोगे ना? वादा करे, करना होगा। अब अज़ान होगी ईशा की, मस्जिद भरी होनी चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर, मेरा यहां आना कामयाब हो गया। खुदा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। इत्तेहाद ताकत है, इंतशार मौत है। अरे आज किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो कहते हैं कि हमको इस मुल्क से जाओ, अरे नहीं जाने वाले। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाया चला जाऊंगा। ओहो, क्या फकीर है भाई? 15 लाख का सूट पहनता है फकीर, रोजाना 3-3, 8-8 जोड़े बदलता है फकीर। क्या फकीरी है? इसलिए तो लोग कहते हैं ना, डिमोनेटाइजेशन पे मेरा एक ही तबसरा, ओनली वन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है मालूम? एक बादशाह फकीर हो गए, एक फकीर है बादशाह हो गया। फकीर बादशाह जब हो गया और बादशाह फकीर हो गया, तो उस फकीर बादशाह में, फैसले में, जिंदगी में, उसकी फकीरी में बादशाहत नजर आती है। लेकिन एक फकीर जब बादशाह हो जाता है ना, तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। यही है, इस वास्ते देख समझ के बनाना भाई। अब बोल रहे मैं हूं, झोली लिया चला जाऊंगा। अरे जभी भी जाना है जाओ मिस्टर मोदी, लेकिन जाते जाते अपनी चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा ले जाओ। अगर भूल गए जावी जा रहे बोलो, कोरियर मैं करूंगा, डब्बा, चूल्हा, केतली लगा लेना कोने में बैठ के, चाय 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 बोलते हुए। बात करे कि कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय। अरे चाय की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, कड़क चाय की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, रोजी रोटी की फिक्र है। भारत माँ कहते हैं, भारत माँ के बहादुर सिपाही सरहद पर शहादत पा रहे हैं। सरहद की हिफाजत करते करते सर्दी में, बर्फ में, गर्मी में है। और भारत सरकार, मोदी सरकार इनको अच्छा खाना तक नहीं दे रही है। देखे ना आप, क्या अच्छा खाना, बेहतरीन खाना, साफ सुथरा खाना, क्या हमारे फौजियों का हक नहीं है? मिस्टर मोदी, तुम्हारी हुकूमत अगर हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को अच्छा खाना नहीं दे सकती, तो बोल दो हम मुसलमान एक वक्त का रोटी, एक वक्त के खाने से अपने पेट को काट लेंगे, 2 वक्त की खाना खा लेंगे और 1 वक्त का अनाज हम मुसलमान अपने फौजियों को दे देंगे। दे देंगे ना? दे देंगे ना? अरे आज स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, किधर का स्वच्छ, कहां का स्वच्छ? हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, साफ है, सुथरा है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी है, कचरा है, गिलाजत है,
तो वो कोई और नहीं, बीजेपी संघ परिवार आरएसएस शिवसेना ये संघ परिवार है। साफ करना है तो पहले इस कचरे को साफ करो। और मंजलस आपके जरिए इसी कचरे को साफ करने आई है। मुकाबला, आखिरी जुमला, मुकाबला बीएमसी का शिवसेना बीजेपी में। अब तक दोनों मिले हुए थे ना, अब दोनों अलग अलग लड़ रहे। सेना बोल रही मुंबई मेरा है, मोदी बोल रहा है नहीं मुंबई मेरा है, आरएसएस बोल रही है नागपुर से मुंबई हमारा है, तो मातुश्री कह रही है नहीं मुंबई हमारा है। अब इन दोनों के झगड़े में कांग्रेस कहीं पर नजर आ रही है आपको? जोर से बोलिए, कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? एनसीपी नजर आ रही है? अब दोनों अगर जीत जाते हैं, और इस मजमे में जरूर कांग्रेस के चाहने वाले भी होंगे भाई, हम अब तक नहीं थे ना, उस वास्ते थे, उनकी कोई गलती नहीं, ना मुझे उनसे कोई शिकायत है ना शिकवा। एनसीपी के भी होंगे, बेशक होंगे, क्योंकि उनको काम करना था कौम के लिए, मिल्लत के लिए। अब यही थे, इस वजह से इनके साथ थे। समाजवादी के भी होंगे, लेकिन मेरे भाई अब आप ये फैसला करो कि अगर आप कांग्रेस एनसीपी को वोट देते हैं तो कोई फायदा है क्या? यहां मेरी मां बहन बैठी हैं, पर्दा नशीन, घर में चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं। मुंबई में गुजराती, मराठी, बिहारी, उत्तर भारती, ये वो सब है ना। हमारी मां बहन घर में फ्रूट सलाद भी बनाती, फ्रूट सलाद, उसमें फ्रूट्स होते ना, फ्रूट्स होते, सेब होते, संतरा होता, मौसम्बी होता है, चेरी होता है, ये वो सब होता है। और उसके बाद वो फ्रूट सलाद में मजा कब आता है? जब क्रीम मिल जाती है। सही है ना? क्रीम मिल जाती है, शक्कर मिल जाती है। तो कांग्रेस का हाल ऐसी था, इधर से सेब मिला, इधर से संतरा मिला, इधर से ये मौज मिला, इधर से वो मिला। उसके बाद मुसलमान का क्रीम लेके निकलते थे। ना सेब रहा, ना संतरा रहा, ना सेब रहा, ना संतरा रहा, ना मौसम्बी रही, ना मौज रहा। अगर आप वोट देंगे ना इनको, तोड़ बेकार होगा। अब ये मजमा क्या है? ये मजमा कह रहा है कि अकबर ओवैसी, हम तुझे एक मर्तबा वोट देकर देखेंगे। सही है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके वोट की अहमियत को, आपके वोट के एहसान को, आपके वोट के कीमत को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी फरामोश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपके हक के लिए लड़ेगा, लड़ते रहेगा, और सिर्फ यहां नहीं, सारे महाराष्ट्र में लड़ता रहेगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं, एक भाई यूपी में है तो एक यहां है। इतनी देर से मुखातिब हूं, इतना पसीना बह रहा है, तो मेरे भाई ये पसीना, ये चीख, ये पुकार, ये आवाज इज्जत के लिए नहीं, शौहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए है, आपकी शान के लिए है, आपकी शौकत के लिए है, आपकी अजमत के लिए है, आपके इंतकाम के लिए है, आपके इंसाफ के लिए है। हम आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। अब लड़ाना या नहीं लड़ाना ये आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। हम तो हमारा हक अदा कर दिए। कल को मरूंगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो अल्लाह जब पूछेगा
कि अकबर ओवैसी बता, मैंने तुझे खिताबत के जादू से नवाजा था, अल्फाज के सैलाब से नवाजा था, जज्बे शहादत से नवाजा था, क्या तूने उसका हक अदा किया? तो मैं कहूंगा कि हाँ, मुझसे जो होता था मैंने कर दिया। अब आपको हक अदा करना है, मर्जी आपकी, फैसला आपका। मैं तो बड़ी जिम्मा हो चुका, बस एक जोरदार नारा लगाना है, जोरदार नारा लगाना। शिकवा है, शिकायत है, तकलीफ है, गम है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिंदुस्तान पे नाज है। हिंदुस्तान।